नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग आपसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में आए दिन वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी। और इसी संदर्भ में आप देखें तो सभी एग्जामिनेशन में पारिस्थितिकी यानी इको सिस्टम, इस सभी से रिलेटेड यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ईवीएस से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेहद ही अच्छे क्वांटिटी में पूछे जा रहे हैं। आप गौर कर रहे होंगे, आए दिन बीते परीक्षा बीपीएससी जो टीआरई लिया है उसमें बेहतर ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन और अच्छे क्वांटिटी में पूछा गया है क्वेश्चन। आप बात कर लें सीटेट की, सीटेट के प्रथम पेपर में ही आपको देखने को मिलेगा ईवीएस का भरपूर देखने को मिलेगा। और ये जो मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब। और इसी टॉपिक में यानी कि आप कह लें तो एनसीईआरटी का एक प्रकार से सार में लेकर के आ रहा हूँ, एक समरी लेकर के आ रहा हूँ इंपोर्टेंट के तौर पे, लाइन वाइज और फैक्ट वाइज दोनों तरीके से मैं लेकर के आऊंगा। एक वीडियो में एक चैप्टर होगा, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, और उसके बाद पारिस्थितिकी हो जाएगा, परितंत्र एवं ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र, विश्व के व्योम, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके बाद जैव विविधता और इसका संरक्षण, सतत विकास, ये सारी जानकारी के तौर पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं और है आपके सामने जैविक विविधता। इस प्रकार से आप देखें तो आपका 15 चैप्टर हो जाता है, 14 चैप्टर हो जाता है। 15 में आपका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं तो उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल में इस 14 को चैप्टर है, इस 14 चैप्टर को हम एक एक करके देखते चलेंगे। और इसी संदर्भ में हम क्या करेंगे तो इसको इस तरीके से देखते चलेंगे कि एक वीडियो में एक चैप्टर कवर हो जाए, ताकि आप लोग को ज्यादातर इधर से उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे सारे जानकारी उपलब्ध कराया जा सके और सारे जो फैक्ट है वो भी देखा जा सके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पहला जो चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी के नाम से है। इसमें हम देखेंगे, पहले फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम इधर जो चलेंगे, इधर साइड में देख रहे होंगे आपको, तो साइड में आप देखेंगे तो ये आपका स्क्रीन पे दिखेगा, तो ये आपका हो जाएगा फैक्ट के तौर पे। तो इसको भी देखते चलेंगे, ये एक प्रकार का वीडियोस होगा और लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहते हैं तो बेहद ही अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो निश्चित ही लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे बिल्कुल। यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से देख लें तो यहाँ लिखा जा रहा है आपके स्क्रीन पे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह क्या कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, सजीवों और उनके आवासों के बीच संबंधों का अध्ययन कौन करता है, इसे क्या कहते हैं तो इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इस देख सकते हैं अगला है, किस विषय में व्यक्ति, जीव, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र, व्योम और बायोस्फीयर का अध्ययन शामिल है, जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का निर्माण करती है, यह आपका पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है यहाँ से, किसका प्राथमिक लक्ष्य जीवन प्रक्रियाओं, अनुकूलन और आवास और जैव विविधता की समझ को सुधार करता है, पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री। आगे बढ़ेंगे, 1866 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द के प्रतिपादन का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो प्रथम व्यक्ति देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हाक्ले, देख सकते हैं अर्नस्ट हैक्ले, ये वैज्ञानिक का नाम था, जर्मन के वैज्ञानिक थे, प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, अर्नस्ट हैक्ले द्वारा करा गया था 1866 ईस्वी में, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, विकासवादी जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल 1866 ईस्वी में प्रकाशित अपने काम में पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले प्रथम व्यक्ति बने, जिसका शीर्षक था जीवों का सामान्य आकृति विज्ञान। जीवों का सामान्य आकृति विज्ञान। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में दिखेगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ से क्या दिखेगा तो देख सकते हैं आइकोलॉजी या फिर ओकोलॉजी, देख सकते हैं
ओइकोलॉजी या फिर ओइकोलॉजी देख सकते हैं, जो भी है आप पढ़ सकते हैं इसको। शब्द का प्रयोग जानवरों के जैविक और साथ साथ अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के संबंध में किसके लिए, दोनों के संबंध के लिए किसने किया था, तो ये देख सकते हैं अकार्बनिक विज्ञान के बारे में यहाँ पर। तो वही है वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेले, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हैकेले ने किस वर्ष पारिस्थितिकी शब्द को बनाया था, तो 1866 में। आप लोग जाने होंगे पारिस्थितिकी के कौन सी शाखा विभिन्न आवासों में जानवरों की स्थानीय विवरण, सामुदायिक इकाइयों की मान्यता, संरचना और उत्तराधिकार के अध्ययन से संबंधित है, तो ये कौन है, देख सकते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी यानी कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजी। सामुदायिक पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी आपका क्या कहलाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है आपका देख सकते हैं डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रजातियों के बीच अंतर का परिणाम हो सकता है किस प्रकार से, तो प्राकृतिक चयन के प्रकार से। उसके बाद देखेंगे अगला है आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो पर्यावरण और जीवों की अंतः क्रियाओं से संबंधित है, यह क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र या एन इकोलॉजिस्ट कहलाता है। देख सकते हैं एक क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में। आपको अभी लग रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेशक तौर पे पूछे जाते हैं और ये नॉलेज होना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी, देख सकते हैं पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा व्यक्तिगत जीव या एक व्यक्तिगत प्रजाति के अध्ययन संबंधित है, तो यह है ऑक्टोलॉजी, ऑक्टोलॉजी है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे पारिस्थितिकी मॉडल किसके द्वारा उपयोगी होता है, तो भविष्य के परिस्थितिकी परिवर्तनों के बारे में भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो विश्व के जिस भाग में अस्थायी रूप से मनुष्य निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, देख सकते हैं एक्यूमीन कहते हैं, एक्यूमीन कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लें, फैक्ट के तौर पे क्या है नहीं है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो जनसंख्या पारिस्थितिकी लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये क्या होता है, तो किसी जनसंख्या की वृद्धि, पोषी संरचना, उपचाय, देख सकते हैं उपापचय और नियमन तथा विभिन्न जनसंख्याओं के संदर्भों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या पारिस्थितिकी कहलाता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो पर्यावास पारिस्थितिकी यानी हैबिटेट इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसमें आवास की प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी, घास की भूमि पारिस्थितिकी, फसल की पारिस्थितिकी आदि शामिल हैं। ये सभी चीज जब शामिल कर लेते हैं तो यह कहलाता है पर्यावास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। उसके बाद इसे आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा टॉक्सोनॉमिक इकोलॉजी, टॉक्सोनॉमिक इकोलॉजी। तो क्या कहता है टॉक्सोनॉमिक इकोलॉजी, आपके स्क्रीन पे कहता है कि माइक्रोबियल परिस्थितिकी, स्तनधारी परिस्थितिकी, कीट परिस्थितिकी आदि जैसे विभिन्न टैक्सोनॉमिक समूह की परिस्थितिकी से संबंधित है। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार के कीट की परिस्थितिकी के प्रकार के, स्तनधारी के प्रकृति के प्रकार से जब हम देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, देख सकते हैं टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी कहते हैं, टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। उसी संदर्भ में संरक्षण परिस्थितिकी, कंजर्वेशन इकोलॉजी पारिस्थितिकी की वह शाखा है जो मनुष्य के कल्याण के लिए वन, समुद्र, खाद्यान्न, भूमि आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंध से संबंध रखती है, वह कहलाता है आपका संरक्षण पारिस्थितिकी। आगे बढ़ेंगे फैक्ट के तौर पे, तो फैक्ट के तौर पे आपका निकल के आता है यहाँ पे पूरा पारिस्थितिकी यानी पैलो इकोलॉजी कहते हैं किसे हैं, तो पर्यावरण की स्थिति और पिछले युगों के जीवन से संबंधित है, इसे क्या कहलाता है, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पूरा पारिस्थितिकी कहलाता है, पैलो इकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे उत्पादन परिस्थितिकी, प्रोडक्शन इकोलॉजी अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में के सकल और शुद्ध उत्पादन और उनके उचित प्रबंधन हेतु जो गठन किया गया था परिस्थितिकी था, वो कहलाता है उत्पादन परिस्थितिकी कहलाता है, उत्पादन परिस्थितिकी कहलाता है।
प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, जीनकोलॉजी, जिनकोलॉजी कहलाता है, देख सकते हैं, पर्यावरण के संबंध में प्रजाति या जनसंख्या के आनुवंशिक मेकअप का अध्ययन करना आपका कहलाता है, जीनकोलॉजी कहलाता है। जीनकोलॉजी, यहाँ पर जीन की अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इको भूगोल यानी इको ज्योग्राफी, विभिन्न वातावरणों में पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन जब करते हैं तो ये कहलाता है आपका इको भूगोल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में आपके स्क्रीन पे शो करेगा, देख सकते हैं क्या शो करेगा, तो देख सकते हैं स्क्रीन पे पारिस्थितिकी का एक समग्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी की एक समग्र व्याख्या या फिर व्यवस्था, समग्र व्यवस्था है कि जैविक, अजैविक और भौगोलिक कारक क्या है, तो जैविक, अजैविक और भौगोलिक कारक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है, तो ये प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। और सीन देख सकते हैं, सेनेकोलॉजी किस समुदाय से संबंधित है, तो समुदाय परिस्थितिकी से है संबंधित। उसके बाद इकोटाइप का प्रजाति में है, यहाँ देख सकते हैं इकोटाइप का प्रकार का प्रजाति है, इनमें से पर्यावरण रूप से प्रेरित विभिन्नताएं होती है। उसके बाद आगे बढ़ते क्रम में आनुवांशिक रूप से विभिन्न जातियों के उपसमिष्ट जो किसी विशिष्ट पर्यावास क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती है परिप्ररूप यानी इकोटाइप कहलाता है। उसके बाद है बायोनोकिस शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बायोनोकिस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कार्ल मोबियस के द्वारा जो है विकसित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। बायोकोनेसिस प्राप्त किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ग्रीक शब्द क्या है, तो ऑकोलॉजिक, पारिस्थितिकी के लिए ग्रीक शब्द क्या है, तो ऑकोलॉजिक है। उसके बाद कौन सा प्राकृतिक घटक है जिनमें क्या है, तो जैविक और अजैविक निर्जीव कारक आपस में और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और यहीं पे जब आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है प्राकृतिक वातावरण का वह प्रकार जिसमें जीव की एक विशेष प्रजाति होती है, जिसमें भौतिक और जैविक दोनों विशेषताएं होती है, भौतिक और जैविक दोनों विशेषताएं होती है, इस बात में समझेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो क्या कहलाता है, तो ये आवास परिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ पर क्या कहेंगे, कहलाता है, तो ये आवास परिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ते क्रम में यहाँ देखेंगे कि एक जीव अन्य प्रजातियों के हस्तक्षेप से मुक्त होता है और जैविक और अजैविक संसाधनों की एक पूरी श्रृंखला का उपयोग कर सकता है, जिसमें यह या फिर वह जीवित रह सकता है और पुनर्उत्पादन कर सकता है। यह कहलाता है मूल निकेतन, फंडामेंटल, देख सकते हैं फंडामेंटल नीच कहलाता है। आगे बढ़ते क्रम में आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या देखेंगे, तो किसी एक जाति को परिस्थिति जो उसकी आधारभूत आवश्यकताओं तथा उसकी पारस्परिक क्रियाओं के लिए शाब्दिक उपयुक्त हो जाती है। और मूल निकेतन क्या कहलाएगा, तो देख सकते हैं इसका जो है कहलाती है, तो इसका आंसर होगा आपका मूल निकेतन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिकी के विभिन्न स्तर क्या है, तो जीव, समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी के विभिन्न प्रकार आणविक परिस्थिति, जैविक परिस्थिति, उसके बाद परिस्थिति तंत्र, उसके बाद परिस्थिति। तो ये सभी चीजों को जब देखना पड़ता है तो तब जाके आप किसी भी डीएलएड या फिर बीएड कॉलेज को या फिर किसी भी तरीके के कॉलेज को आप चला सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे या फिर सेकेंडरी लेवल पे। आगे बढ़ते क्रम में कौन सा शाखा पृथ्वी के प्राकृतिक, देख सकते हैं पृथ्वी के परिस्थितिकी तंत्र, भूमि, वातावरण और महासागरों के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है, देख सकते हैं बौद्धिक परिस्थितिकी
क्या कहलाता है, तो बौद्धिक पारिस्थितिकी कहलाता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते क्रम में हमें दिखेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी शाखा ऊर्जा, सामग्री, जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य उत्पादों का आदान प्रदान करता है। यह है लैंडस्केप इकोलॉजी। लैंडस्केप इकोलॉजी जो है कि इस प्रकार से आपका प्रतिपादित करता है उसके उत्पादन को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा, यहाँ देखेंगे पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा विदृश्य संरचनाओं और कार्यों पर मानव प्रभावों भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो किस प्रकार देख सकते हैं, लैंडोस्कोप इकोलॉजी। लैंडोस्कोप इकोलॉजी है जो कि पारिस्थितिकी की शाखा पर जो है दृश्य शाखाओं पर नजर डालती है। आगे बढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी शाखा जीवित और निर्जीव घटकों के लिए, निर्जीव घटकों के अध्ययन और पर्यावरण के साथ उनके संबंध सहित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र सुमेलित है। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र सुमेलित है, शॉर्ट फॉर्म में आपके स्क्रीन पे शो होगा। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि पारिस्थितिकी का विशिष्ट उद्देश्य इसका अध्ययन बनाता है। पारिस्थितिकी का विशिष्ट उद्देश्य इसका अध्ययन बनाता है। पृथ्वी, पौधे और जानवरों, देख सकते हैं पौधे और जानवरों का वितरण पैटर्न जो है कि पारिस्थितिकी के विशेष उद्देश्य जिसका प्रत्येक उद्देश्य जिसका अध्ययन किया जाता है, प्रदूषण, पृथ्वी, पौधा एवं जानवरों के पैटर्न का या फिर विवरण को। आगे बढ़ते क्रम में यह अवधारणा किसके लिए इससे लंबे समय के लिए प्रजातियों में परिवर्तन हुआ था या फिर कराया गया था, देख सकते हैं जैविक विकास के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं, और फैक्ट देखेंगे तो यहाँ से निकल के आता है आपका, यहाँ देखेंगे इंपोर्टेंट थिंग्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्थल परिस्थितिकी किसे कहते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल, देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी की वह शाखा जो भूमि, देख सकते हैं भूमि जीवों के अध्ययन से संबंधित है और कैसे वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इस बात को जब हम देखते हैं तो स्थलीय परिस्थितिकी की संसाधन प्रबंधन जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत विविधता है और लंबे समय में संरक्षण उपाय के लिए प्रभावी हो, इस बात को बताता है स्थलीय परिस्थितिकी। आप देखेंगे यहाँ पे जब हम स्थल पे कई प्रकार के जीव, कई प्रकार के विविधता, कई प्रकार के प्रबंधन, कई प्रकार के अनुप्रयोग, इन सभी चीजों को जब समाहित कर लेते हैं एक में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्थलीय परिस्थितिकी। आप समझ गए होंगे इस बात को। यहाँ पर बढ़ेंगे तो जलीय परिस्थितिकी किसे कहते हैं, एक्वाटिक इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो यह जल के निकायों में पाए जाने वाले परिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन से संबंधित होता है, चाहे वह समुद्री जल हो, चाहे मीठे जल हो, या फिर मुहाने हो, या फिर नदी हो। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो ये जलीय परिस्थितिकी के संदर्भ में आता है। उसी संदर्भ में जब आगे बढ़ते हैं तो जलीय परिस्थितिकी एक विशेष जलीय निवास स्थान में रहने वाले जीवों पर अध्ययन या फिर ध्यान केंद्रित करती है, जो फिर पारिस्थितिकी तंत्रों के विभिन्न कारकों को सीधे प्रभावित करने का काम करती है। तो ये आपका निकल के आता है यहाँ से, ये जलीय परिस्थितिकी के संदर्भ में। उसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी इस अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे सूक्ष्म जीवों के समुदाय खुद को अजैविक सबस्ट्रेट्स पर स्थापित करते हैं और कैसे ऐसे संगठन उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं, ये फिर माइक्रोबियल इकोलॉजी कहलाता है। यहाँ से संदर्भ बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से सिस्टम इकोलॉजी कहलाएगा। सिस्टम इकोलॉजी पारिस्थितिकी की वह शाखा होती है जो विभिन्न अजैविक कारकों जैसे ऊर्जा बजट आवंटन एवं भौतिक प्रक्रियाओं जैसे कार्बनिक चक्र और जैव रासायनिक चक्रों से निपटती है, तो वो कहलाता है आपका सिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। और इस संदर्भ में पारिस्थितिकी की यह शाखा अन्य वैज्ञानिक समूहों, अन्य वैज्ञानिक विषयों जैसे अनुप्रयुक्त कंप्यूटर या फिर देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, एक दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र एवं संरचनाओं के कार्यों का अध्ययन एवं भविष्यवाणी करने में
जो एकीकृत करती है वह आपका सिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो आपका नीचे निकल के आएगा, देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहता है विकासवादी परिस्थितिकी, जो कि इवोल्यूशनरी इकोलॉजी कहते हैं। यह विकास और परिस्थितिकी की दो वैज्ञानिक अध्ययनों को मिलाता है, जो जीवों के बीच होने वाले भौतिक और आनुवंशिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है, कहलाता है आपका विकासवादी परिस्थितिकी, कहलाता है आपका विकासवादी परिस्थितिकी। आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे यहाँ से, तो आगे बढ़िए। यहाँ से देखने को मिलेगा परिस्थितिकी के बारे में, परिस्थितिकी के बारे में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग होगा। तो यहाँ से देखेंगे, कहता है आपका परिस्थितिकी अनुक्रमण, परिस्थितिकी अनुक्रमण मतलब इकोलॉजिकल सेंसेक्शन, देख सकते हैं, कहते हैं इसे लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। इसी संदर्भ में ध्यान देंगे आगे बढ़ते हुए कि समान गुणों को साझा करने वाली एक ही प्रजाति के व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है, आप समझेंगे इसे जनसंख्या कहलाता है। आप ध्यान देंगे आगे, स्वपारिस्थितिकी से संबंधित है, स्वपारिस्थितिकी से संबंधित है प्रजातियों की प्रजातियों की परिस्थिति कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, वह स्थान विशेष प्राकृतिक विशेष जहां जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रखता है या फिर रहता है, कहलाता है पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है, इकोलॉजिकल नीच कहलाता है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का समुदाय एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की दो या दो से अधिक आबादियों से बना है, तो ये कहलाता है आपका पारिस्थितिकी समुदाय कहलाता है, पारिस्थितिकी समुदाय कहलाता है। पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा इस बात से संबंधित है कि जीवित जीवों के बीच अंतःक्रियाएं द्वारा सामुदायिक संरचना को कैसे संशोधित किया जाता है, ये आपका सामुदायिक परिस्थितिकी से संदर्भित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फैक्ट दिखेगा आपके स्क्रीन पे कि पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा उन कारकों से संबंधित है जो आनुवंशिक संरचना और जीवों की आबादी के आकार को बदलते हैं या फिर प्रभावित करते हैं, तो ये आपके स्क्रीन पे दिखेगा जनसंख्या पारिस्थितिकी के तौर पे यहाँ पर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जनसंख्या पारिस्थितिकी के तौर पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करते जाइएगा। संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कोई विशेष प्रजाति खतरे में है या फिर इसकी संख्या को नियंत्रित किया जाना है और संसाधन को फिर भरना है, तो इस बारे में हम देखते हैं तो जनसंख्या परिस्थितिकी ही आता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरणीय चुनौतियों की जवाब में एक जीव के व्यवहार, आकारिका, शरीर विज्ञान आदि का अध्ययन किस प्रकार की परिस्थितिकी से किया जाता है, तो जीवधारी परिस्थितिकी या फिर ऑर्गेनेलिज्म इकोलॉजी कहलाता है। आज संदर्भ में आगे बढ़ेंगे, इसी संदर्भ में तो यहाँ पर पारिस्थितिकी जो यह देखती है कि किस व्यक्ति जीव जैविक और अजैविक घटकों के साथ किस पर परस्पर क्रिया करती है, यह कहलाता है, देख सकते हैं, जीवधारी परिस्थितिकी के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है या फिर प्रतिक्रिया परस्पर में करता है। आगे बढ़ेंगे, परिस्थितिकी का अध्ययन प्रोटीन के उत्पादन पर केंद्रित होता है और ये प्रोटीन जीवों और उनके पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, तो यह क्या कहलाता है, इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये आणविक परिस्थितिकी के तौर पे कहलाता है। यहाँ से उसके बाद परिस्थितिकी की कौन सी शाखा मनुष्य के और पर्यावरण के बीच संबंधों को ध्यान केंद्रित करती है, मानव परिस्थितिकी। मानव परिस्थितिकी जो होता है वह आपका मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को निर्धारित या फिर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर बढ़ेंगे आगे, परिस्थितिकी की कौन सी शाखा जीव अपने और अन्य जीवों प्राणियों के लाभ के लिए पर्यावरण को कैसे बदलाव करते हैं या फिर बदलते हैं, तो यह अध्ययन कराती है किससे, तो निकेत निर्माण यानी नीच क्रिएशन, नीच का कंस्ट्रक्शन कहलाता है या फिर क्रिएशन कहलाता है कहले, तो ये निकल के आता है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके स्क्रीन पे निकल के आता है और कहता है, क्या कहता है, तो देखेंगे यहाँ से कि जीनों के आदान प्रदान या फिर इंटरवर्डरिंग
देख सकते हैं इंटर ब्रीडिंग के सक्षम समान व्यक्तियों से मिलकर बने जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है प्रजातियां कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातियां कहलाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ने के क्रम में मिलेगा हमें यह विशिष्ट समय के दौरान एक परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले इंटरब्रीडिंग जीवों एक ही प्रजाति के होने चाहिए के एक समुदाय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ जनसंख्या कहलाता है। आप समझेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे और कहेगा आपसे कि पारिस्थितिकी कौन सा शाखा जीवन के सबसे छोटे मूलभूत स्तर यानी कोशिकीय स्तर पर अध्ययन करती है? तो ये सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी यानी माइक्रोबायोल, देख सकते हैं माइक्रोबायोल इकोलॉजी कहलाता है। उसी संदर्भ में पारिस्थितिकी के कौन सा शाखा विकासवादी संबंधों और अस्तित्व के तौर पर अस्तित्व की ओर ले जाने वाली घटनाओं से विश्लेषण के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये कहलाता है आपका सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी। चलते हैं अब फैक्ट की तरफ और फैक्ट हमारा क्या कहता है वो हम देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि व्यवहार पारिस्थितिकी यानी व्यवहारिक इकोलॉजी यह जीवों और उनकी संतानों के व्यवहार के अस्तित्व मूल्यों के बीच की बातचीत के अध्ययन को एकीकृत करता है। यह क्या करता है? तो जब हम संतानों के व्यवहार अस्तित्व के बीच जब बातचीत करते हैं तो इन अध्ययनों को जब एकीकृत करता है, इन अध्ययन को जब एक साथ मिलाता है। दिलचस्प यह है कि यह किस तरह के विकासवाद से संबंधित है, क्योंकि यह जांच करता है कि जीवित रहने के लिए अस्तित्व चुनौती करने के लिए एक जीव अपने व्यवहार को कैसे बदलता है, इस बात पर हम अध्ययन करते हैं। व्यवहार पारिस्थितिकी के रूप में निकल के आता है और कहता है वर्तमान में पारिस्थितिकी की यह शाखा एक जानवर के व्यवहार के बीच उसके पर्यावरण अनुकूलन और प्रजनन सफलता के बीच कड़ी को खोजने का प्रयास कर रही है। वर्तमान की बात करें तो ये चीज आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे फैक्ट की तरफ तो निकल के आएगा अप्लाइड इकोलॉजी कहते हैं इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की स्थितियों को समझने और व्यावहारिक मानवीय समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान निष्कर्षों और तकनीकी प्रगति को लागू करना है, जो कहलाता है आपका अप्लाइड इकोलॉजी। और अप्लाइड इकोलॉजी में वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, महामारी विज्ञान, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा जोखिम में भी और संबंध जैसे अनुप्रयोग शामिल किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में फैक्ट की तरफ। तो फैक्ट की तरफ हमारे स्क्रीन पे निकल के आता है, कहता है पारिस्थितिकी नागरिकता के तौर पे कुछ फैक्ट है। जो पारिस्थितिकी नागरिकता की अवधारणा 2003 में एंड्रयू ड्रॉबसन द्वारा प्रतिपादित की गई थी पारिस्थितिकी नागरिकता के बारे में। उसी संदर्भ में पारिस्थितिकी नागरिकता की पारिस्थितिकी चेतना का एक बड़ा बोध होता है, यह पहचानते हुए कि हम एक दूसरे से और अपने देख सकते हैं अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हैं, इस बारे में अध्ययन कराता है। तो यह आपका कहलाता है पारिस्थितिकी नागरिकता में पारिस्थितिकी की चेतना कहलाता है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक पारिस्थितिकी नागरिक का एक सक्रिय विस्तृत नागरिकता की जिम्मेदारियों को स्वीकृत करता है, जिसमें सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए निजी व्यवहारों को बदलने और जिम्मेदार प्रणालियों परिवर्तन के लिए सामूहिक कार्रवाई शामिल होता है या फिर होना शामिल है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे यहाँ से। उसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो आपका स्क्रीन पे अभी शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? तो जिस परिस्थितियों में जीवों के मौलिक स्तरों पर अध्ययन और सूक्ष्म जीव परिस्थितियों को शामिल कर सकते हैं, वह आपका कहलाता है जीव व्यवहार पारिस्थितिकी कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि कितना भास्ट में हम क्यों पढ़े, तो आप ध्यान दिए होंगे आने वाले या फिर विगत एग्जामिनेशन में आप ध्यान दिए होंगे कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बेसिक तौर से उठाए जाते हैं। जब तक आपके पास एक बेसिक नॉलेज नहीं होगी
तो अब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के जब क्वेश्चन देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक फायदेमंद की बात हो जाती है। और जब हम देखते हैं इस तरीके से जब चैप्टर वाइज और हमारे लिए बेहतर हो जाती है। इसी बात पे आप लाइक नहीं किए अभी तक तो निश्चित रूप से लाइक कर देंगे। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस प्रकार की परिस्थिति में मुख्य लक्ष्य जीवों के व्यवहारों को समझना है, ऐसे व्यवहारों के लिए अनुकूलन विकास के लेंस के माध्यम से समझाए गए उन व्यवहारों के कारण और उन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कहलाता है जीव व्यवहार परिस्थितिकी या फिर जीव व्यवहार परिस्थितिकी या फिर जीव कहलाता है। इस संदर्भ में पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के जीवों के समूह के रूप में परिभाषित जनसंख्या को केंद्रित करता है, कहलाता है जनसंख्या पारिस्थितिकी। और इसी बात को जब हम देखते हैं तो किसी प्रकार की परिस्थितिकी की जनसंख्या का आकार, उसका घनत्व, जनसंख्या की संरचना, प्रवास के पर्यटन पैटर्न और एक ही जनसंख्या के जीवों की बीच अन्योन्य क्रिया जैसी बातों पर ध्यान किया जाता है, कहलाता है आपका जनसंख्या पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी की कौन सा शाखा समुदाय पर केंद्रित है, जिसे किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाली सभी आबादियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या फिर किया गया है, तो ये कहलाता है आपका सामुदायिक परिस्थितिकी कहलाता है। संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है आपके स्क्रीन पे और कहता है क्या कहता है, तो देखेंगे स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है और कैसे उनकी संख्याओं के आकार तथा साथ जुड़ते हैं और कैसे एक आबादी में परिवर्तन पूरे समुदाय की गतिशीलता को बदल देता है। ये सामुदायिक परिस्थितिकी का एक तरह पे उदाहरण है या फिर सामुदायिक परिस्थितिकी की बात करी जा रही है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितिकी की किस शाखा में शामिल जैविक या फिर जीवित कारकों को साथ विश्लेषण की गई वस्तुओं में जैविक देख सकते हैं वस्तुओं में अजैविक निर्जीव कारकों को छोड़कर पारिस्थितिकी को समझने में एक अनूठा योगदान देती है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो पारिस्थितिकी की परस्पर क्रिया के किस शाखा में पर्यावरण की सभी पहलुओं और वे ग्लोबल इकोलॉजी बायोस्फीयर के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है, तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी हो जाता है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को समझने में किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या फिर महत्वपूर्ण है, तो वैश्विक परिस्थितिकी का जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व के पारिस्थितिकी तंत्रों को समझने में हमें सहूलियत मिलती है या फिर अच्छा होता है। यहाँ से देख सकते हैं वायुमंडल और अन्य पर्यावरणीय भूगोल जैसे पहलुओं पर विचार करते हुए किस प्रकार की परिस्थितिकी में सबसे अलग अलग व्योम शामिल हैं, तो ये वैश्विक परिस्थितिकी के तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे निकल के आता है कि वैश्विक परिस्थिति के तौर पे पर्यावरणीय भूगोल एवं पहलुओं पर विचार करते किस प्रकार की परिस्थिति के ऊपर अलग अलग व्योम से देख सकते हैं, इसको वैश्विक अलग अलग व्योम पर शामिल है, तो ये कहलाता है वैश्विक परिस्थितिकी। इसी संदर्भ में किसी स्तर पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कहता है किस स्तर पर देखें तो कहता है कि किस स्तर पर जीव में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होती है या व्यक्ति अन्य समूहों के व्यक्तियों के साथ प्रजनन करते हैं या फिर ये कहलाता है क्या, तो व्यक्तिगत स्तर कहलाता है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक निश्चित समय में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले किस दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ये जनसंख्या कहा जाता है। जब देख सकते हैं आप इस विषय में तो जनसंख्या की डेफिनेशन के तौर पे एक प्रकार से लिखा गया यहाँ पर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये जनसंख्या कहा जाता है उस समूह का। और यहाँ पर देखें तो किसकी विकास दर जन्म देख सकते हैं किसकी विकास दर जन्म और या फिर प्रवासन के कारण सकारात्मक एवं मृत्यु के उत्प्रसावन के कारण नकारात्मक हो सकती है, तो यह जनसंख्या के
जनसंख्या के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। उसी संदर्भ में संगठन के किस स्तर में एक निश्चित समय में एक विशिष्ट क्षेत्र में सभी आबादी शामिल हो जाते हैं, सभी आबादी शामिल हो जाते हैं, तो ये आपका समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से निकल के आता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की आबादी शामिल है और आमतौर पर प्रमुख पौधे की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है, यह कहलाता है समुदाय ही कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि संगठन के किन स्तरों में पर्यावरण और जैविक के साथ अंतःक्रिया करने वाला जीवित जीवों या फिर बायोटिक के एक समुदाय से शामिल होते हैं, तो ये कहलाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे इसका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट के तौर पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर बढ़ती आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण विनाश, अस्वस्थकर समुदाय और एक कमजोर लोकतंत्र को संबोधित करने के लिए हमें पारिस्थितिकी नागरिक का एक आंदोलन विकसित करना होगा या फिर करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में, क्या बढ़ेंगे आगे तो यहाँ से निकल के आएगा पारिस्थितिकी संक्रमण। पारिस्थितिकी संक्रमण क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाता है कि 1976 ईस्वी में जॉन बोनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दी गई थी, जो पारिस्थितिकी संक्रमण मानव और पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है और यह संस्कृत नव विज्ञान में कुछ अभिसरणीय दृष्टिकोण का भी आकलन करता है, जिसमें सांस्कृतिक परिस्थितिकी, आर्थिक विज्ञान देख सकते हैं, निर्विज्ञान, सामाजिक विनिमय और व्यवहार अनुकूलन शामिल हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी संक्रमण पारिस्थितिकी में एक तकनीकी शब्द है जो या तो एक संक्रमिका है या फिर पारिस्थितिकी संक्रमक क्षेत्र, जिसे फ्रिंज के रूप में भी जाना जाता है। जहां सबसे दिलचस्प चीज होती है, क्या होती है तो आप देखेंगे स्क्रीन पे, सबसे दिलचस्प चीज यह होती है कि यह अलग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्रिया को संदर्भित करती है जो दोनों एक संधारणीय दुनिया की ओर बढ़ने के विचार पर लागू हो जाते हैं या फिर होते हैं, कहलाता है आपका इस पॉइंट के अंतर्गत। उसके बाद सेरे है, देख सकते हैं सेरे क्या होता है तो एक सेरे या एक सेरेल समुदाय एक पारिस्थितिकी समुदाय की विकास चरणों के अनुक्रमण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अग्रदूत के चरमोत्कर्ष चरणों तक शुरू होता है। और यहाँ पर कहता है कि सेरे निम्न प्रकार में से एक ही हो सकता है, जो हाइड्रोसेरे एक समुदाय जो पानी में बनता है, और लिथोसेरे एक समुदाय के चट्टानों पर बनता है, जो जोरेसेरे एक प्रकार के समुदाय के सूक्ष्म स्थानों पर बनता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। और यहाँ से जो होता है होलोसेर एक समुदाय जो एक दलदली और खारे क्षेत्र में बनता है, और ये एक प्रकार का सेरे जो क्या होता है, आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में, तो आगे बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट है और बहुत सारे फैक्ट हैं। तो इन सभी फैक्ट और पॉइंट को जब हम देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो निकल के आता है हमारा कि एक पारिस्थितिकी देख सकते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाला हर चीज अन्य प्रजातियों के तत्वों पर निर्भर करती है, जो कि किस समुदाय का हिस्सा है, तो ये पारिस्थितिकी समुदाय का हिस्सा हो जाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक समूह जो समान विशेषताओं को अपने पर्यावरण के अनुकूल अपने जैविक कारकों के साथ साझा करता है, कहलाता है आपका व्योम कहलाता है। इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि पारिस्थितिकी की वह शाखा जो मनुष्य के कल्याण के लिए वन, समुद्र, खाद्यान्न, भूमि आदि जैसे प्रक्रियाओं साधनों से उचित प्रबंधन से संबंधित है, और कहलाता है आपका संरक्षित पारिस्थितिकी जैव मंडल। संरक्षित पारिस्थितिकी कहलाता है, संरक्षण परिस्थितिकी या फिर संरक्षित परिस्थितिकी कहलाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है पृथ्वी पर ग्रह स्थापित सभी परिस्थितियों तंत्रों का योग है
जो प्रत्येक जीवों के साथ प्राकृतिक निवास कहलाता है, प्राकृतिक निवास कहलाता है, यह आवास कहलाता है, आवास का उदाहरण है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जॉन गिल्डसन, देख सकते हैं गोल्डीलॉक्स जोन शब्द किस संदर्भ में देखा जाता है? वायु अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने की प्रक्रिया आपका गोल्ड देख सकते हैं गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो योगदान की उत्तरजीविता और अस्तित्व के लिए संघर्ष को क्या कहा जाता है? डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है, डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते क्रम में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से तत्वों का समूह जिम्मेदार थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों छोड़ सकते हैं, और इस बात को यहाँ से निकल के आता है। उसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है हमारे स्क्रीन पे, क्या निकल के आता है? कहता है बहुत ही मीठे शब्द में कहता है कि पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा पिछले युगों में पर्यावरणीय परिस्थितियों और जीवन से संबंधित है? तो पोलियो या पूर्णावृत्ति परिस्थितिकी, या फिर कहलाता है आपका ये पैलेंडियो इकोलॉजी कहलाता है। देख सकते हैं कौन सा शाखा जो पिछले युगों में पर्यावरणीय परिस्थितिकी, तो देख सकते हैं पैलियो या फिर पूर्णावृत्ति परिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। लाइकेन किन दो प्रकार के जीवों का एक संघ होता है जो कि कहलाता है शैवाल और कवक प्रकार के। दूसरा देख सकते हैं आगे बढ़ते क्रम में लाइकेन जो एक नंगी चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुकरण प्रारंभ या फिर आरंभ करने की क्षमता होते हैं, या फिर वास्तव में सजीव सहकार्य होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि शैवाल एक कवक का अच्छा मित्र बन के आता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। क्लिस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 यानी 1969 में किसने प्रतिपादित किया था? इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जीवधारी रोबोट टी पेन। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्रिस्टोल प्रजाति का अर्थ होता है बहुत कम में मजबूत एक प्रजाति, लेकिन बहुसामुदायिक संरचना और कार्य पर इसका बहुत निर्भर पड़ता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहता है पर्यावरण अध्ययन शामिल है पारिस्थितिकी, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में। इस पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, कहता है कि क्या प्रजाति का एक समूह से जैविक समूह और अजैविक समूह या फिर संसाधनों का एक ही तरह के दोनों पहिए करता है। देख सकते हैं दोहन करता है, दोनों पहिए नहीं है, दोहन करता है। तो यह है मंडाली, देख सकते हैं मंडाली। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। परिस्थितिकी नागरिकता एंड्रूज अवधारणा का किसने प्रतिपादित किया है? एंड्रू डॉब्सन। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते क्रम में आपके स्क्रीन पे दिखेगा, क्या दिखेगा? तो स्क्रीन पे दिखेगा आपका, कहता है कि परिस्थितिकी संक्रमण इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह है जॉन बॉनेट द्वारा 1876 ईस्वी में। एवं पारिस्थितिकी में किस प्रकार की संक्रमण एक तकनीक शब्द है जो या तो एक इकोटोन या फिर एक अलग परिस्थितिकी तंत्र में संदर्भ में जाने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे इस बात को। उसी संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसका निकल के आता है प्राकृतिक संक्रमण के रूप से। उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितिकी अनुक्रमण की मूल इकाई कौन सी है? तो ये मूल इकाई परिस्थितिकी तंत्र की मूल इकाई देख सकते हैं व्यक्ति या फिर जीव है, जो पर्यावरण के साथ सामग्री और सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान देंगे 11 नंबर पेज पर। उसके बाद जो देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या देख सकते हैं? तो कुछ मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो देखने से पहले यहाँ से देखते हैं कुछ मेन पॉइंट। आपको ये PDF मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जीवित जीवाश्मों के उदाहरण
कोशिकीय जीवाणु सहित शैवाल का प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय जीवों जेलीफिश और क्या है तो आर्थ्रोपोडा पौधे, वेलकम पाइन। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की अवधारणा के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्राकृतिकवाद थे जिन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, और 1850 दशक में डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, एक प्रणाली पुस्तक लिखी, जो कि क्या है प्रणाली पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रजातियां विकसित होते ही और यह भी सभी जीवित जीवों देख सकते हैं, जीवित जीवों यहाँ से है, देख सकते हैं सभी प्रकार के जीवित चीजों एक सामान्य पूर्वज के लिए अपने वंश का पता लगा सकता है। इस वीडियो में आप देख रहे थे पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन सभी में महत्वपूर्ण होंगे। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट है, और उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद चार्ट है, उसके बाद खत्म है। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका पूरा का पूरा पीडीएफ। तो इस संदर्भ में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।